क्यों क्यों बापू क्यों क्यों किया तू मेरी मां ने लेता बापू क्यों की बिगाड़िया जी मेरी मां ने तेरा बापू की बिगाड़िया लगी नूं नहीं होया अज एक वीक वे पहुंच गई है गल अंबरां दे तीक वे मेरे पिंड दी मंडीर हुण सोहणिया पिंड दी मंडीर हुण सोहणिया सारी तेरे नाल खैण लग पई हुण फिकरां च रहण खड़ा करके आप बैठण वाला यार कल तो मजा आ गया डांस से ना पूरा स्वाद लिया यार घरियाला हाँ आ मुंडे अपने कॉलेज दे आवे वो यार तू की लेना की खाएगा फिर मगाला कुछ करारा यार। आज हम आपको लेकर के चले हैं आरसपुरा की धरती पर, आरसपुरा के गेगिया गांव में। यह राहुल है। इसकी दिनचर्या सूरज उगने से पहले छत पे जाकर रियाज करना, सूरज की पहली किरण के साथ सूरज से और कुदरत से बात करते हुए संगीत गुनगुनाना। और ये लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं और ये अपने म्यूज़िक को अपने इस गांव के अंदर, अपने इस गांव की धरती पर, एक तरफ यहाँ पर मंदिर है, दूसरी तरफ पीर बाबा और एक तालाब। हालांकि इस गांव को पक्की सड़क नहीं आती, लेकिन इस गांव के इस राहुल ने बॉलीवुड में या बॉलीवुड में, पंजाबी इंडस्ट्री में जाकर के जम्मू कश्मीर और आरसपुरा का नाम इस कदर रोशन करना था, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। ये राहुल का गांव है। खेत खलियान और खेतों में राहुल का घर। ये गेगिया गांव है जहां पर राहुल का बचपन बीता है। राहुल दिनचर्या में म्यूज़िक का अभ्यास करते हैं और किसी न किसी साथी को अपने घर बुलाते हैं जिसे संगीत का या फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो। उनसे वो अपना संगीत गुनगुनाकर ज़रूर शेयर करते हैं। उनको अपना संगीत सुनाते हैं, अपने गाने सुनाते हैं, अपनी लिखी हुई कहानियाँ, अपना लिखा हुआ गाने, ये सब वो शेयर करते हैं। और उसके बाद उन्हें सच सुनने में बड़ा मज़ा आता है। उनमें क्या कमियां हैं वो सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उन्हें किस तरीके से ठीक करूं। राहुल एक लेखक भी हैं और वो 30 से ज़्यादा गाने लिख चुके हैं। जो गाने उन्होंने लिखे हैं बड़ी जल्द आप ये पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर बड़े सिंगरों की ज़ुबान से सुनेंगे और ये नेशनल टीवी चैनल्स पर चलेंगे। राहुल बचपन से ही सिंगिंग, एक्टिंग की ओर काफ़ी रुझान रखते थे। राहुल को पंजाब में बड़े बड़े सिंगरों के साथ और एक्टरों के साथ मिलने का और काम करने का मौका मिला है। राहुल खुद इतना अच्छा लिखते हैं कि लोग जब उन्हें सुनते हैं तो वो दोबारा से उनकी लिखी हुई बातों को सुनना चाहते हैं। राहुल ज़्यादातर म्यूज़िक लाइन से जुड़े हुए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों से मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि ये उनका शौक़ ही नहीं, उनका प्रोफेशन भी बन चुका है। राहुल बढ़िया से बढ़िया करना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके माता पिता जो चाहते हैं कि राहुल एक सरकारी नौकरी करें, राहुल जी बताना चाहते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं, म्यूज़िक, एक्टिंग और लेखक भी बहुत कुछ कर सकते हैं। राहुल अपना लोहा मनवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में और ख़ासकर आरसपुरा और उस गेगिया गांव का नाम वो दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं, जिस गांव की ओर अभी तक पक्की रोड नहीं जाती, पक्का रास्ता नहीं जाता। इस वक्त फिर मैं मौजूद हूँ आरसपुरा की धरती पर, पंचायत गेगिया में। गेगिया की वो पंचायत जहाँ से एक शख्स जम्मू कश्मीर का और आरसपुरा का नाम चंडीगढ़ और दिल्ली और बॉम्बे जैसे शहरों में जाकर के रोशन कर रहा है। उस शख्स का अगर मैं ज़िक्र करूं तो उसके बारे में बताने के लिए, उसकी क्वालिटियों को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उसे
डायरेक्टर कहूँ, सिंगर कहूँ, एक्टर कहूँ, लेखक कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतने सारे काम वो एक छोटी सी उम्र का अकेला लड़का कर रहा है। राहुल मोटन, जो कि गेगियाँ से हैं, आरसपुरा की धरती से हैं, और आरसपुरा से आजकल आप देख रहे हैं लगातार टैलेंट निकल करके सामने आ रहा है। राहुल जी, स्वागत है हमारे प्रोग्राम। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आरटीआई मीडिया का, हमारे तक यहाँ पहुँचे हैं, हमें एक्सप्लोर करने के लिए पहुँचे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये इलाका ऐसा जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गांव को अभी पक्की रोड नहीं आ रही, लेकिन इस गांव का ये युवक राहुल मोटन, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर के साथ साथ आरसपुरा का नाम बढ़ा रहा है, लेकिन इसके घर को अभी तक पक्की रोड क्यों नहीं आ रही, ये सवाल है। वो बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले इनके कैरियर के बारे में, इनके शुरुआत के बारे में, किस तरीके से ये इस हो रहा है, उस पर बात करेंगे। राहुल, आपके बचपन से जानना चाहूँगा, शुरुआती शिक्षा किस स्कूल से आपने ली? मैं आपको बचपन के बारे में अगर बताऊं तो मैं नागवनी स्कूल से पढ़ा हूँ, जो कि आरसपुरा में नागवनी स्थित है स्कूल। मैं वहाँ से मैंने 5th तक स्टडीज़ की हैं अपनी। तो बचपन पे ही मुझे कोई ना कोई लीडरशिप वाली क्वालिटीज़, जो ऐसे आप कह सकते हैं कि आगे आने की कोशिश थी। मैं बहुत इंटेलिजेंट था बाय द सेक ऑफ गॉड। तो 95% मेरे 5th में थे, जो कि मुझे आज भी याद है। और उसके बाद मैं केवीज़ में मैं अपनी स्टडीज़ की है 6th से लेके 12th तक। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर साहब, मदर, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। और हमेशा मुझे कई ऐसा वक्त आया था कि कुछ फ़ी देने के लिए भी चार्जेस जो हमारे पास नहीं होते थे। तो उस टाइम कैसे कैसे क्या हुआ वो तो खैर मुझे बाद में, जब हम बड़े हुए, ग्रोथ करा अपने आप को, तो फिर हमने बताया गया मेरी मदर के द्वारा या फादर के द्वारा कि हमने कैसे कैसे स्टडीज़ करवाई हैं। तो वो मेरी एक स्टडीज़ थी, बट शुरू से मेरे एक लीडरशिप वाली क्वालिटी और आगे आने वाली क्वालिटी हमेशा मेरे से रही है। तो अभी तक कोशिश जारी है हमारी। ये बचपन में, स्कूल टाइम में एक्टिंग का या लिखने का या गाने का टैलेंट आ चुका था, या ये काफ़ी समय बाद कॉलेज जब गए आप तब आया? मैं आपको बताऊं कि आज से लगभग आप कह सकते हैं कि 10-12 साल अगर पीछे चले जाएं, तो तब से मेरे को ये चीज़ 12-13 साल से ही है। ऐसा है कि मैं स्कूल टाइम पे भी मैंने काफ़ी डांस शोज़ किए हैं। जितना पार्ट्स होते थे मोस्ट अलग अलग डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर, मैंने हमेशा पार्ट किया है। डांस अकेडमीज़ में भी मैं गया हूँ स्कूल की तरफ से। और मैं स्पोर्ट्स भी बहुत किया। मैंने नेशनल किया क्रिकेट में, जो कि हम हमेशा केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल से, मीरा साहब में मेरा स्कूल था, वहाँ से हम जाते थे। और मैंने हर करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट करने की कोशिश भी की और मैंने करी भी है। और उसके बाद मैंने काफ़ी कॉलेज में जाके अपने, मैं चंडीगढ़ से, यूनिवर्सल कॉलेज से मैंने स्टडी की, चंडीगढ़ से बीटेक करी है। और डिप्लोमा मैंने सिविल इंजीनियरिंग में करा है अपना पुरखू कैंप से। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ से डिग्री करी है। तो धीरे धीरे उसके पहले भी जो स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ जम्मू के अंदर मिलती रहीं, मिस्टर जम्मू शोज़ होते थे आज से 6-8 साल पहले। अब तो ये जो हो रहे हैं इस टाइम भी, इससे पहले भी काफ़ी सीनियर लोग करवा चुके हैं, उसमें मैंने पार्ट किया है। तो काफ़ी मॉडलिंग शोज़ मैंने कॉलेज लेवल पे भी किए हैं। मैंने अलग अलग कॉलेज में जाके, जैसे जंबाल ग्रुप नाम लेना चाहता हूँ मैं, जो मेरा कॉलेज था डिप्लोमा लेवल पे, अलग अलग कॉलेजेस में जाके मैंने रिप्रेजेंट किया है ड्रेसिंग सेंस को, अपने कॉलेज को एज अ मॉडल। तो मैंने मॉडलिंग भी करी है। और अगर मैं इन फ्यूचर आप मेरे से सवाल करेंगे तो मैं वो भी आपको बता सकता हूँ कि मैंने कितनी मॉडलिंग में कितने शोज़ पार्ट करे हैं, कहाँ कहाँ करे। काफ़ी मॉडलिंग से मैं शुरू हुआ था। तो धीरे धीरे मॉडलिंग में मैं बीटेक में गया चंडीगढ़ में। फिर मैंने एज अ बाउंसर मैंने काम करा है सिंगर्स के साथ। जैज़ी जी हो गए, गुरदास मान साहब हो गए, विडाली जी हो गए, हार्डी संधू जी, मैक्सिमम सब सिंगर्स के साथ मैं एज अ बाउंसर भी रहा हूँ। मेरे गुरु जी हैं एक, जिनका नाम मैं प्रॉपर तो उनको अपने गुरु जी ही बोलता हूँ। मैं नाम लेना यहाँ उनका मुनाफिस नहीं समझूंगा, क्योंकि गुरु गुरु होते हैं, उनका नाम नहीं ले सकता। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 5th में 95% मार्क्स लेते हैं आप, उसके बाद एक क्वालिटी को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग मीडिया में जॉब कर रहे हैं, हम लोगों को बड़ी मुश्किल लगता है कि यार ये स्टोरी कर ली बस, इसके बाद अब देखेंगे। आप खुद गाने लिख रहे हैं, फिर एक्टिंग भी कर रहे हैं, उसके बाद कुछ गाने डायरेक्ट भी किया आपने, उसके बाद आपका गाना आ रहा है, खुद का सॉन्ग आ रहा है। ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं? एनर्जी कहाँ से आती है? देखिए सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
एनर्जी अपनी हमेशा इंसान की एक पॉजिटिविटी से आती है। आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितना आपके अंदर जज्बा है। मेरे अंदर हर चीज़ का जज्बा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ बैलेंस लेके चलता हूँ। और मैं यही बताना चाहूँगा आपके थ्रू, एक माध्यम के थ्रू, कि दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा जो मेरी एज के हैं, मेरे से छोटी एज के हैं, मैं फोकसिंग पावर बताना चाहूँगा कि फोकसिंग पावर एक ऐसी है कि आप 2 चीज़ों को, अगर 3 चीज़ों को भी लेकर चल रहे हैं ना, वो चीज़ हो सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। लोग कहते हैं एक ही पे फोकस करो, ऐसा नहीं है। आप अपने साथ साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी सिक्योरिटी के साथ अपने पैशन को मत छोड़ें। आपको पैशन को कंटिन्यू रखें, अपनी पॉजिटिविटी रखें और एक टाइम सेट करें कि किस टाइम मेरे को पढ़ना है, किस टाइम मेरे को इस चीज़ में मेहनत करनी है, और किस टाइम मुझे लिखना है, किस टाइम मुझे इंडस्ट्री के लिए काम करना है, किस टाइम मुझे किस हिसाब से पैसे आएंगे। हर चीज़ को मैनेज करते हुए उसका शेड्यूल बनाकर चले, जो कि मेरा यही काम है। फैमिली में मेरे ख्याल से आपके पिता जो हैं वो सरकारी नौकरी कर चुके हैं, और ये फैमिली से एक प्रेशर रहता है, क्या करेगा गाना गा के, क्या करेगा एक्टिंग करके, कैरियर नहीं है, तो आप ऐसा करो, नौकरी के लिए ट्राई करो। तो ये वही शब्द तो नहीं है? मुझे लग रहा है सुबह ही डांट पड़ी होगी, पहले नौकरी के लिए करो यार, देखेंगे बाद में गाना। हाँ, संसार जी आप सही पकड़े हैं। एक्चुअली डांट तो चलो नहीं पड़ी, लेकिन ये ज़रूर है कि एक प्रेशर हर फैमिली को रहता है। देखिए, हमारी जो एज है, इस एज में सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप प्राइवेट, मैंने भी की हैं जॉब्स, कितनी देर तक प्राइवेट बंदा करता है अपने लिए? प्राइवेट करेंगे तो वो अपने घर को संभालेंगे या फिर इस इंडस्ट्री के लिए पैसा खर्चेंगे। तो मुझे लगता है मैं इन दोनों चीज़ों को कंटिन्यू कर सकता हूँ, मुझे लगता है, और मैं उसको कर रहा हूँ। मैं लिख भी रहा हूँ, एज अ लिरिसिस्ट भी कर रहा हूँ। मैंने फिल्मों पे काम भी किया है, जितना भी किया है, और गानों में भी किया है। जितना पार्ट मैं जहाँ भी दे सकता हूँ, मेरी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने कोई नहीं छोड़ी है। और एज अ मॉडल भी मैंने काम किया है। मैं ये जानना चाहूँगा, मॉडलिंग आपने कहाँ कहाँ की है, और मैं ये भी जानना चाहूँगा किन एक्टर्स के साथ आप पंजाब इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड में काम कर चुके हैं? सबसे पहले मैं ये शुरू करूँगा मॉडलिंग से, अपने दौर से शुरू करूँगा जहाँ से मैं शुरू हुआ था। मैंने 2017 में, पहले तो मैंने कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन मॉडलिंग की है, एक रैम्प शोज़ किए। आफ्टर दैट मैं चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में मेरा 16-17 के बाद, मैंने 16 में तो मैंने पहला गाना किया एक्चुअली एज अ मॉडल। इट्स नॉट वाज अ मेन लीड, बट ये कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में था। हम 4 दोस्त होते थे उसमें, तो वो एक लीड के ही समझ सकते हैं आप। फर्स्ट गाना मेरा 2016 को आया था अप्रैल में। तो उसके बाद गाने का सॉन्ग नाम था यारियाँ, भाई राज कंबोज सिंगर जी थे। उसके बाद फिर मैंने मॉडलिंग में और ज़्यादा दोबारा से फोकस करा। तो मैंने मिस्टर नॉर्थ इंडिया 2017, उसमें सेमीफाइनलिस्ट मैं फाइनलिस्ट रहा हूँ। फाइनलिस्ट में टॉप 6 में रहा हूँ मैं, जो कि मोहाली में हुआ था। उसके बाद मैं 2017 में अगेन दोबारा नेक्स्ट सीज़न में हुआ था, वो दिल्ली में हुआ था ड्रीम प्रोडक्शंस के साथ। ऐसा करके था ड्रीम प्रोडक्शन, तो उसके साथ भी फाइनलिस्ट में रहा हूँ मैं। आफ्टर दैट मैं पीटर इंग्लैंड, जो ऑफिशियल होता है इंडिया का, पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया, उसमें मैं टॉप आई थिंक सो कि 26 से कि 36 से, आई एम जस्ट नॉट गेटिंग प्रॉपरली। तो उसमें मैं टॉप में रहा हूँ। दिल्ली राउंड्स में बाहर हुआ था। तो मैंने मॉडलिंग शोज़ उनको प्रेजेंट भी किया। मनीष मल्होत्रा जी तब मेरे सामने थे, उन्होंने मेरा मतलब डिक्टेशन मेरे साथ करी थी। आपको पता है इंडिया के नंबर 1 डिज़ाइनर हैं। तो मैंने इन लोगों के बीच में जाके काफ़ी देखा है। बॉम्बे में मैंने कुछ टीवी सीरियल 1-2 था जो कि जिसके पायलट शॉट्स हो गए थे, बट आफ्टर दैट जो कि मेरे को मेन लीड पे मिला था, विष्णु जी का कैरेक्टर मिला था मेरे को टीवी सीरियल में। तो उस किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम से, जो प्रोड्यूसर थे उसके, उनकी वजह से, कोई बहुत रेयर प्रॉब्लम की वजह से वो टीवी सीरियल जो है वो आगे नहीं आ सका। तो ब्रेक्स काफ़ी लगी हैं, अभी तक स्ट्रगल जारी है। और अगर आप कहें, मैं इस टाइम लिख रहा हूँ, मैं लिरिक्स दे भी रहा हूँ। मैंने टी सीरीज़ के एक गाना आया था, अभी वो सिंगर जिन्होंने, रणबीर जी जिन्होंने गाना लिया अपना जानी जी से लिया था, नेक्स्ट सॉन्ग वो मेरा कर रहे हैं, मेरे से उन्होंने लिया। तो धीरे धीरे चल रहा है। अब एज अ सिंगर मैं डेब्यू कर रहा हूँ, फर्स्ट डेब्यू कर रहा हूँ। और अगर फिल्म की बात करें, गिप्पी गरेवाल जी की फिल्म आई थी एक संधू हुंदा सी, उसमें मैं विलन के साथ, मेरा सपोर्टिंग कैरेक्टर था। मुस्टैच मैंने रिसेंटली सॉन्ग किया था, मुझदा सवाल, दीप ढिल्लो और जस्मीन जस्सी, जो कि बहुत ही रेन्योर्ड सिंगर हैं, बहुत पुराने सिंगर हैं, सब दुनिया उनको जानती है। उनके साथ मैंने लीड पे, नेगेटिव लीड पे कैरेक्टर किया था। तो मैं धीरे धीरे सब चीज़ें आगे ला रहा हूँ। बट आई एम इंटरेस्टेड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ में। मैं ये ओपनली कहूँगा क्योंकि मेरा पैशन है और मैं करके भी दिखाऊँगा। नहीं, आपको कब लगने लगा कि यार आपके अंदर एक सिंगर है, एक राइटर है, और एक एक्टर भी है, और डायरेक्टर भी है? ये सारी चीज़ें कैसे कैसे आपको लगने लगी कि ये भी मेरे अंदर है, ये भी मेरे अंदर है? ये धीरे धीरे कब और किस किस साल में बाहर आया सारे? देखिए, मैंने एज अ डायरेक्टर की अगर बात करें तो मैंने एक यहाँ पे डोगरा वुड करके कंपनी है, उसके साथ मैंने एक गाना किया था एज अ डायरेक्टर। तो उसके बाद धीरे धीरे मैं क्लब्स में जाता था एज अ बाउंसर। जब चंडीगढ़ में था तो वहाँ पे कुछ लोग आते थे, बहुत रॉयल फैमिलीज़, यू कैन से कि रॉयल फैमिलीज़ के पीपल होते हैं, और कुछ डायरेक्टर क्लब्स में आते हैं। तो कई बार लोगों ने मुझे एनकरेज किया देख के।
उन्होंने देख के इनकरेज किया, यू आर नॉट लुकिंग अ बाउंसर, एक्चुअली यू कैन डू इट इन द फिल्म इंडस्ट्री एज अ लीड मॉडल, एज अ लीड सिंगर लाइक दिस। तो मुझे ऐसे धीरे धीरे इंकरेजमेंट मिलती रही और मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंकरेज भी हुआ और मेरे अंदर जज्बा था भी, सिर्फ एक पुश चाहिए था मेरे को, जो कि मुझे धीरे धीरे बाहर रहने से पता चला, लोगों के बीच में रह के, और वो मिलने लगा। और कुछ दोस्तों की सपोर्ट थी, साथ में गुरुजी भी थे वहाँ हमारे, अमरजीत सिंह जी नाम है उनका, मैं ले ही लेता हूँ। तो उनके सपोर्ट से भी और भी लोगों के सपोर्ट से रहे, तो मैं इस लाइन में घुसा। आफ्टर दैट जब मैं कभी फिल्म की सेट पे या किसी गाने के सेट पे होता था, तो कई बार मेरे से गाने सुनते थे मेरे दोस्त जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स होते थे, हम कई बार लंच टाइम पे बात करते थे, तो मुझे हमेशा इनकरेज करते, नहीं यार तू कर सकता है, तेरे से लिखवाई भी तेरे पास है और तू गा भी सकता है, तेरी आवाज़ भी है। तो करते धीरे धीरे, तो अभी मैंने फर्स्ट डेब्यू को सोचा है कि मैं एज अ सिंगर फर्स्ट डेब्यू करूँगा। जैसे कि मेरा पोस्टर अभी शेयर हो रहा है इन दिनों में, जैसे आप मेरे साथ बैठे हैं, तो 100-150 जो है जम्मू के अंदर कम से कम एटलीस्ट, बाहर से और जम्मू से, बॉम्बे से भी मेरे को अभी अभी बाइट आई है एक डायरेक्टर की। तो एक मतलब स्टोरीज़ मेरी इंस्टाग्राम पे इतनी लग चुकी हैं। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल सब पूरे जम्मू वासियों को, पंजाब से जितने मेरे साथ जुड़े हैं, हर जगह से, पूरी ऑल इंडिया से जितने मेरी बाइट्स आई हैं, जिन्होंने शेयर किया, काफ़ी लोग उत्तराखंड से भी किया, तो सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी तरह प्यार बढ़ाते रहे तो मैं आगे आपके साथ चलते रहूँगा। पहला जो आपका स्टार्ट हुआ यहाँ से, आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, गिप्पी गरेवाल के साथ, गुरदास मान जी के साथ, इनके साथ लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए लाइनों में खड़े रहते हैं, आप इनके साथ रहे हैं, इनके साथ रहे हैं। और स्टार्टअप कैसे हुआ? पहला जब स्टार्टअप किसने करवाया पहली बार एक्टिंग की गिप्पी गरेवाल के साथ? क्या नर्वसनेस थी उस वक्त? क्या लग रहा था कि कर पाऊंगा, या क्या रहा उस वक्त का? देखिए ऐसा होता है कि जो फ्रेश आर्टिस्ट होता है कोई, अगर वो इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ सेट पे बैठेगा, चेयर पे एक आर्टिस्ट बैठा है, तो ऑब्वियसली नर्वसनेस आपके अंदर रहेगी कि आप वो करेक्टर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। दूसरा डिपेंडेंस ये रहती है कि अगर कोई एक्टर है, जैसे गिप्पी गरेवाल जी हैं, वो पाजी को इतना पता है कि कैमरे का कौन सा एंगल कहाँ पे सेट होता है। डायरेक्टर जो थे हमारे वहाँ पे, सॉरी उनका मैं नाम थोड़ा स्किप हो गया मेरे से, तो वो डायरेक्टर तो कर रहे थे, लेकिन जितना मुझे लगता है गिप्पी पाजी की नॉलेज थी, उतना मुझे नहीं लग रहा था कि उनको नॉलेज है। गॉड से एक वो उनको नॉलेज तो होगी, मैं उनका कहना नहीं चाह रहा, लेकिन उनको बहुत नॉलेज है गिप्पी पाजी को बोलूँगा तो। ऐसे एक्टर्स जो कि रिझे हुए हैं इंडस्ट्री में, बहुत टाइम से बने हुए हैं, उनको हर एक एंगल कैमरे का पता रहता है कि कहाँ से कौन सा शॉट अच्छा दिख रहा है। तो उनके साथ काम करना, अगर मैं उनको एक शॉट में पुश कर रहा हूँ, मुक्का मार रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो वो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मैं बाय फेस, एक बहुत ज़्यादा एक ताज्जुब वाली बात होती है कि मेरे साथ वो खड़े हैं, मेरे साथ शॉट कर रहे हैं, कैमरा लगा है, पूरी क्राउड खड़ी है, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है वहाँ पे। मैंने एक बार उनको पुश किया है, मुक्का मारा है, जो मैंने करा है, तो उन्होंने मेरा यहाँ पंच पकड़ा है। उन्होंने कहा बेटा कि पाजी तुसी कैमरे दे एंगल दे विच आ रहे हो, तुसी सोच भी नहीं सकते सर, कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि कैसे उस बंदे को कैमरा बहुत दूर लगा है, उसको कैसे पता चल गया वहाँ से एंगल नहीं दिख रहा है। ऐसे प्रोफेशनल, फ्लुएंट और इंटेलिजेंट, और मैं कहूँगा कि बड़े अच्छे एक्टर के साथ काम करना उसके सामने बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको एक चीज़ के साथ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं, आर्टिस्ट तो सर आर्टिस्ट होता है, कुछ लोग होते हैं ये सोचते हैं कि यार कितना ही काम किया, क्या किया इसने, कैसा है। सर मैं ये कहूँगा, ये चैलेंजिंग बात होती है कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ सेट पे बैठ के दिखाओ। इतने बाउंसर्स उस टाइम पास होते हैं, एक घेरा होता है सर, एक राउंड होता है जिसके आपको अंदर भी नहीं आने देते हैं। एक्स्ट्रा बंदर पूरी पार्क के अंदर आ नहीं सकता एक्स्ट्रा बंदा, मतलब जैसे किस पार्क में हमारी शूट हो रही थी। तो बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ होती है सर कि अगर आप काम कर रहे हो उसके साथ बैठ के, चाहे छोटा कर रहे हो बड़ा, काम तो काम है, इक्वल है। तो मैं ये भी चीज़ लोगों को बताना चाहता हूँ, एक आर्टिस्ट ही होता है, उसकी उतनी ही वैल्यू होती है, चाहे काम कैरेक्टर कम किया है या ज़्यादा किया है, वो मैटर नहीं करता है। आप एक इतने बड़े इंटेलिजेंट हो, इतने बड़े सुपर डुपर नॉलेजेबल आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो, अगर आप वहाँ कर रहे हो, आपका कैरेक्टर पास हो रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो नहीं पास हो रहा था, डिफरेंट थिंग। मैं ये जानना चाहता हूँ, गुरदास मान जी के साथ रहे आप, तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनके साथ रहने का? क्या सीखने के लिए मिला? क्योंकि ऐसी हस्तियों के साथ मिलना, बात करना और सुबह से लेकर शाम तक रहना। देखिए मान साहब के साथ मैं 2-4 बार बाउंसर गया हूँ, और मैं उनसे हमने रूबरू थोड़ी बहुत हाय हेलो भी की है, एक आधी बार, ज़्यादा तो नहीं, बट ये है कि वो तो एक देखो, वो तो एक हस्ती हैं, है ना। वो तो एक लाडी साईं जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, इतने गुरुओं पीरों के वहाँ एक जगह पे वो प्रस्थान रखे उन्होंने अपना, वो एक हस्ती है, उनके बारे में क्या शब्द मैं बोल सकता हूँ, मेरी औकात नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा
कि हाँ उनके साथ मैं एक सेठी ढाबा करके है, बहुत मशहूर है हमारे चंडीगढ़ में, ज़ीरकपुर में, जो कि बहुत सारी भला कर रहे हैं दुनिया का। एक एम्बुलेंसेस फ्री लगाई हैं पीजीआई में, बहुत काम कर रहे हैं वो। हमें हमेशा जब भी उनका बर्थडे होता था गुरदास मान जी का, तो अपना बर्थडे पे या गुरदास मान जी के बर्थडे पे अपना एक शो कराते थे चंडीगढ़ ज़ीरकपुर में। तो वहाँ हमारा पास पड़ता था, तो हमें वो हमारे बाउंसर्स वो बुलाते थे। हमेशा हम हर साल उनके साथ आते थे, कई बार बीच में भी केवल मतलब हमें मौका मिलता था उनकी बातें सुनना। देखो जी, एक हस्ती की बात सुनना, एक गुरु पीर की बात सुनना, रूहानी ताकत की बात सुनना एक अलग बात है। तो उनकी जो बातें होती थी हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम सोचते थे कि हम एक एक्टर बन गए हैं। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं आज इंडस्ट्री में खड़ा हो गया हूँ, मैं इन हस्ती के साथ बैठा, मुझे ऐसा ही फील होता था। मुझे उस टाइम ये नहीं लगता था कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लगा कि मैं पहुँच गया जहाँ पहुँचना है। तो ऐसी फीलिंग जनाब आती है। कभी मैं चाहता हूँ कि कभी कोई करके देखे, मिल के देखे हो ऐसी हस्तियों को। पॉजिटिव वेव तो एक डिफरेंट थिंग है, वो भी तो है ही है, वो तो है ही है, तभी तो उनके साथ मिल पा रहे हैं। लेकिन आप मानोगे जी, ऐसा लगता है कि मैं जहाँ पहुँचना था पहुँच गया। इससे ऊपर हस्ती क्या हो सकती है? मान साहब से ऊपर क्या हस्ती हो सकती है? इन लोगों के साथ, इन लोगों ने पूरी से देखो अपनी ज़िंदगी जो है रिझाई है कला में, कला में ज़िंदगी रिझा दी है इन्होंने अपनी पूरी। और उसके बाद इनको एक इतना बड़ा दर्जा मिला है। वो क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने हर चीज़ के साथ इंसाफ किया है, कला के साथ इंसाफ किया, इंसानियत के साथ इंसाफ किया है। तो बहुत अच्छा लगता है जी। मैं तो यही बोलूँगा, उनके बारे में ज़्यादा शब्द मैं बोल भी नहीं सकता। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिरी सवाल है मेरा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। सबसे पहले सिंगर बाहर आया, राइटर बाहर आया, डायरेक्टर बाहर आया, या लेखक बाहर आता? पहले सर मैं मॉडलिंग में पढ़ा, मैं आपको बताया पहले भी कि मॉडलिंग में शुरू किया मैंने। आफ्टर दैट फिर मैं एज अ बाउंसर भी गया, काफ़ी टाइम बाउंसर्स काम किए, तब बॉडी वॉडी रेडी करके धीरे धीरे इनकरेजमेंट मिलती रही एज एन एक्टर। तो एज एन एक्टर में घुस गए, कोई काम छोड़ा नहीं है, हिम्मत नहीं आ रही है कभी, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों हार रही है जब भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है? 6 फीट हाइट दी है ऊपर वाले ने, अपनी बॉडी दी है, एवरीथिंग गुड दिया, तो क्यों अपने आप को इस्तेमाल सही ना करें हम? आफ्टर दैट फिर मैं एक्टर में घुस गया। एक्टर में फिर मैं सिंगर में थर्ड टाइम में आया हूँ, मैं डेब्यू जैसे भी कर रहा हूँ। पर लिख तो मैं पहले से ही रहा था, बट वो लिखाई मेरी अभी बाहर नहीं आई थी। तो अभी कुछ लोग डिमांड करते हैं लिरिक्स के लिए, और एक मैंने लिरिक्स आपको बताया, मैंने दिया भी है, रणबीर जी हैं सिंगर, उनको दिया भी है। मतलब मैं आप कह सकते हैं कि चलो ऊपर वाले की दया से मैं यहाँ पे वो फाइनेंस की बात नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, प्राइस इस टाइम मेरा जो है, अगर मैं लिरिक्स की बात करूँ अपने, तो मैं अपने हिसाब से 30+ ही है अगर मैं देना चाहूँ किसी को तो। क्योंकि मुझे वैल्यूएबल आर्टिस्ट भी चाहिए। और अगर किसी को ये लगता हो जैसे बाय द वे कि कौन सा पहले क्या प्रोफाइल है एज अ लिरिक्स, तो वो पहले आगे लिरिक्स देखें, उस मतलब को समझें, उस फील को समझें, उस टच को समझें। अगर सिद्धू मूसेवाला ये लिख सकता है ना कि मेरी मैं माँ या बनया, तो वो माँ या बनया सर, वो कोई लिख सकता है, कोई लिखता है ये चीज़। इतने आर्टिस्ट हैं आप देख रहे हो, कोई नहीं है अपने माँ बाप की इतना जिक्र करता। उसने हमेशा जुड़ के किया। क्यों किया? क्योंकि वो पता नहीं कितना अंदर से कितना करता था, लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आती है। लोग समझ रहे हैं लिखना इज़ अ गाना, लिखना गाना नहीं है सर। लिखना एक्सप्रेशंस, फीलिंग, आपके अंदर की भावना है। जब तक वो नहीं होगी आप लिख नहीं सकते हो। तो मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। कुछ चीज़ें अपने साथ भी हुई हैं लाइफ में, हर चीज़ की, हर बंदे की कहानी, अंधे का कहानी होती है। तो वो चीज़ें बस लिख दी, जब होती रही लिख दी। तो एज अ डेब्यू अब सिंगर करेंगे, आपको पता है, आप नया सॉन्ग आ रहा है, चूठी निकली मेरा, तो एक बहुत टाइम का बना हुआ था, तो मुझे लगा एज अ डेब्यू अभी स्टार्ट करना चाहिए। तो और भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स वो लेके आ रहा हूँ। ये जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जब लेखक जन्म लेता है, चाहे वो फैमिली में से कुछ रहता है, चाहे कुछ कॉलेज की यादें होती हैं, पर्सनल चीज़ें होती हैं, जिनमें से अगर हम शहरी मान की बात करें तो कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, अपने दोस्तों को करते हैं। आपकी जो लिखे हुए गाने हैं, जो सॉन्ग हैं, ज़्यादातर किस तरफ हैं? देखिए, ये आपने क्वेश्चन जो है ये जो पूछा है, मुझे लग रहा था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये सवाल यही होगा, क्योंकि आप बड़ी मेरी फीलिंग को ताज्जुब से रख के पूरा समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा जो लिखाव है, लिखाई है, वो मेरे जो लिरिक्स हैं वो मुझे ज़्यादा ज़िंदगी से, मेरी निजी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। जो मेरे साथ भावनाएं मेरी हैं, जो मेरे साथ हो चुका है लाइफ में, आप कह सकते हैं। जैसे अगर मैं चूठी निकली की बात करूं, ये भी एक यूथ के लिए, बहुत अडल्ट के लिए बहुत अच्छा गाना है। जैसे लाइक कोई अपनी फीलिंग्स में इसके साथ कुछ बुरा, दिल तोड़ना है ना, यू कैन से कि दिल टूटता है, क्योंकि आजकल सारा खेल ही दिल का है। मुझे लग रहा है नई फीलिंग है आपकी अभी। नहीं, फीलिंग्स तो मैं आपसे कहूँ, फीलिंग्स तो बहुत टाइम की हैं। ये गाना कब लिखा गया? ताज़ा लिखा गया या कॉलेज टाइम की ये थी एक दिमाग में कि यार जब एक टाइम आएगा ये लिखूंगा? और
जब वो गाना देखेगी टीवी पर उसे पता चलेगा कि यार ऐसा आप कह सकते हैं ये भी चीज़ की काफ़ी 3-4 साल पहले से ये चीज़ फीलिंग्स थी, 4-5 साल हो गए इन चीज़ों को हुए बट ये कि ये चीज़ मैंने 1 साल हो गया था मेरे पास पड़ा हुआ गाना, लगभग 1 साल हो ही गया, तो मैं अभी डेब्यू नहीं करना चाहता था, थोड़ा अपने आप को इस्टेब्लिश करके, तो मैं सोचता हूँ तो अभी मैं डेब्यू करना चाहता हूँ। ये चीज़ें सारी जो भी आएंगी मेरी मार्केट में, जो भी आएंगी सारी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, और एक ऐसी प्यारी मेलोडीज़ में दूंगा मार्केट में कि एवरीवन विल लिसन, और वो हकीकत पे बेस्ड होंगी। हकीकत पे बिल्कुल। देखिए राइटर जैसे हमारे बीच में जो राइटर हैं अपना आप कह सकते हैं पंजाबी राइटर जानी जी हैं, फिर वो दूसरे राइटर हैं अपने, मैं उनका नाम स्किप कर गया हूँ, जितने राइटर्स जो लिख रहे हैं ना, ये सर निजी ज़िंदगी से अपनी हर एक भावना से जुड़ी चीज़ लिख रहे हैं। राइटर ऐसे कभी नहीं लिख सकता है जब तक उसके अंदर भावना, कंडीशन, उसका आप बीती नहीं होगी ना, वो लिख नहीं सकता है। तो ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप सब बीते नहीं, आप कुछ नहीं लिख सकते हो। अगर लिखोगे तो उसमें जान नहीं डाल पाओगे, तो उस चीज़ को एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होता है एक बार। फीलिंग जो है एक सिंगर या राइटर जो है वो अपनी फीलिंग्स और उन चीज़ों को बेचता है बाज़ार में। आज आप उन चीज़ों को बाज़ार में रख रहे हैं जो आपके साथ बीती हुई। हाँ देखिए सर, बेचना इन द सेंस कि मैं इसको एक्सप्रेस करने, हाँ बिकती हैं, इसको एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं तरह तरह। एक तो कई बार होता है कि सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि बहुत ज़रूरी होती है इन चीज़ को मार्केट में लाने के लिए आज के दौर में। कई बार किसी के पास फाइनेंशियली होता है, कई बार नहीं होता है, तो उसको एक ज़रिए, सोर्सेस होते हैं। जो अगर मेरे पास फाइनेंशियली फुल सपोर्ट है तो मैं अपनी चीज़ को एक्सप्रेस कर पाऊँगा गानों के ज़रिए, लोगों को बता सकूँगा, स्कैटर कर पाऊँगा। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं तरह तरह के आगे उसको देकर उससे कुछ कमा के फिर अपनी एक्सपीरियंस को बताऊँगा, और वो भी चीज़ जो है मार्केट में, ये एक ज़रिए और सोर्सेस ऊपर वाला बनाता है। आखिर में मैं परिवार के बारे में पर्सनल सवाल है ये कि ज़्यादा प्यार किससे मिलता है, मॉम से या डैड से? वो डांट किससे पड़ती है कि शोर चल पड़े, नौकरी वोकरी करो यार, ये गाने वाने का सिस्टम क्या है, ये नहीं चलेगा जब देखिए सर, ये तो एक निजी ज़िंदगी का जो सवाल है, ये तो हर घर घर की कहानी है। आज के वक्त में ज़्यादातर देखा जाता है कि ये चीज़ तो होती है। बाकी प्यार की अगर आप बात करें तो फादर मदर दोनों ही सपोर्ट करते हैं, वो छोटा भाई है, सब पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप बात करें कि कुछ नौकरी की बातें होती हैं, डांट की, तो ऑब्वियसली मेरे फादर साहब जो है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, तो एक वो रहता ही है, हमेशा रहेगा कि मेरा बच्चा भी एजुकेशन लाइन में पहले उसका उपलब्धि करे। तो वही मेरा रहता है थोड़ा फादर साहब के साथ, कभी कभार थोड़ी बहुत बातचीत वो करते हैं मेरे साथ, नोक जोक भी कभी कर लेते हैं कि इन चीज़ों को, ये चीज़ें एक साइड पे रखो, पहले उस चीज़ को पकड़ो, वो ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली वो सही भी बोलते हैं, नो इशू, वो बड़ी अच्छी बात, वो चीज़ है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। बट मैं इस चीज़ को, अपने पैशन को भी किसी के पीछे या किसी की बात को या फिर फादर साहब की बात को भी लेके बोलूँ, क्योंकि इसका रिज़ल्ट है, मुझे कॉन्फिडेंस है, इसका जब रिज़ल्ट आएगा ये बहुत वास्ट आएगा। मैं हर इंसान को, हर स्ट्रगलिस्ट को, हर आर्टिस्ट को ये बोलूँगा कि आप ज़रूर करें, पढ़ाई तो ज़रूर करना, वो सबसे पहले है, उसके बिना कोई इस वर्ल्ड में कोई भी जगह नहीं, प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अपने पैशन को मत छोड़ें, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत वास्ट आता है। ये उनको नहीं पता, हमेशा ये उनको नहीं पता होता जो हमेशा आपको नेगेटिविटी दिखाते हैं। ये पॉजिटिविटी जब बदलता है, वो लोग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं करूँगा। इनका गाना राहुल, मैं जानना चाहूँगा कब आप अपने गाने को जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये दुनिया, जम्मू कश्मीर के लोग कब सुन सकते हैं? देखिए, ये मेरा गाने का जो पोस्टर है वो मैंने रिलीज़ कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसका टाइटल है जो चूठी निकली, है ना। ये गाना मेरा 23 जैन को जो है वो रिलीज़ हम कर देंगे, तो हम देखना चाहते हैं। बाकी हमें यही आपके माध्यम से मैं एक बार शुक्रिया अदा आपका फिर से करना चाहूँगा, आपने मेरे साथ इतनी बैठ के वार्तालाप करा है। मैं आपके माध्यम से यही जनता को एक अपील या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, अडल्ट्स को, टीनेजर्स को सपोर्ट करें, शेयर करें। और मेरा चैनल है वाइट सोल म्यूज़िक करके, मैं फिर से बताऊंगा, वाइट सोल म्यूज़िक, जो कि हमने पार्टनरशिप की कोशिश की है कॉइन डिजिटल के साथ। तो एक अच्छे तरीके से इसको प्रमोट किया जाएगा, पूरी कोशिश की जाएगी। और मैं आपके माध्यम से यही सपोर्ट मांगता हूँ सबसे, अपने लोगों से भी, बाहर के लोगों से, जम्मू वासियों से भी, सबसे, कि हर आर्टिस्ट को सपोर्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और इसको प्यार दें गाने को। अब इस गाने को सुनिए, जिस दिन ये गाना मार्केट में आएगा, जिसका ब्रेकअप हुआ है उन सब के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर तो होगा ही होगा, चंडीगढ़ में तो होगा ही, लेकिन जम्मू में जिन जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है वो इस गाने को ज़रूर सुने। और जिनकी थोड़ी सी खटपट चल रही है आपस में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, वो भी इसे ज़रूर देखें। अपने आप को इस गाने में महसूस करेंगे, अपने आप को इस गाने में पाएंगे, क्योंकि ये गाना
आप ही लोगों की विचारों पर, आप ही लोगों की ज़िंदगी पर और हकीकत से जुड़ा हुआ है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि आप तक ऐसी आवाज़, ऐसे आर्टिस्ट, ऐसे लोग, ऐसा टैलेंट पहुंच सके जो कहीं ना कहीं अभी पर्दा